नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि को एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। ये वही पुजारी हैं जो हनुमान जी की प्रतिमा का लगातार सुबह शाम पूजा करते बैठा करते थे। ये वही पुजारी हैं जो महाशिवरात्रि को जब पूरा देश जो है सनातन धर्म वाले जब पूजा पाठ कर रहे थे, उसी टाइम पर पूजा पाठ करने के बाद पुजारी की हत्या कर दी जाती है। तब तक मारा जाता है जब तक उनके दम टूट नहीं जाते, प्राण शरीर से जब तक नहीं निकल जाता तब तक लगातार उनके ऊपर वो वार होता रहता है। ग्राउंड पर हमारे द्वारा जो है पूरी रिपोर्टिंग तो नहीं की गई, लेकिन ये चीज़ें हैं कि जो ग्राउंड पर पहुँचे, जो पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद हैं, और शरद वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये घटना घटी और पूरी जानकारी। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। जानकारी उन्होंने जुटाया, हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर में ये घटना को किस रूप में लिया गया। इसके साथ साथ कई स्टेटमेंट, कई बयान भी हमारे पास हैं, जहां पर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष कल पहुंचे मौके पर। कई ऐसे संगठन उनके साथ मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब तक का क्या हुआ और मौके पर क्या परिस्थितियां थी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शरद, क्या कल पूरा मामला देखने को मिला जब यहां से ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, और लगभग ये पूरा पहले मामला जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर अब तक पुलिस का स्टेटमेंट क्या रहा आपके सामने। देखिए रवि, जिस तरह से घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है कि एक ब्राह्मण की जो कि पूजा करके हमेशा की तरह वो अपने घर जा रहे थे और घर में बीच रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तहसील कार्यालय है कुसमी का, जहाँ एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, न्यायालय उसी प्रांगण में है, और वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई बाउंड्री वाल है। आपने देखा होगा कि 5 साल पहले वहीं पे तहसीलदार की वहीं पे घटना की गई थी। जो तहसीलदार 5 साल में उनकी घटना जो हुई थी तो वो वहीं पे उनको मारा गया था, और फिर उसके बाद वो कोमा में चले गए और जिनकी हत्या हो गई। उसी घटना को पुनरावृत्त किया गया, और एक पुजारी की जो सुबह शाम वो मंदिर की पूजा करते थे हनुमान जी की, और वहीं के जो एसडीएम साहब थे पूर्व में, उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। वहाँ पे जो वहाँ के विधायक है और वहाँ के जो एसडीएम थे और वकील लोग थे, उन्हीं को पुजारी को वहाँ पे रख दिया गया था, और पुजारी वहाँ पे पूजा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से नवरात्रि के क्या बोलते हैं, जिस तरह से पार्वती और शिव शंकर की पूजा हो रही थी, और वो पूजा करके जैसे हनुमान जी का निकले और वह उनको 7 साढ़े 7 में 75 साल के इंद्रभान द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जो वहाँ पे लोग थे, पुलिस प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँची और वहाँ पे मुजरिम को, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोगों की आवाज़ है, जो यहाँ का जनता की आवाज़ है, कि आखिर जब पुजारी की उससे कोई विवाद नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि लोग बताते हैं कि पुजारी और पुजारी के जो बेटे हैं उनसे जितना बात करो वो उतना ही बात करते हैं, नहीं तो वो किसी से बात नहीं करते थे। बिल्कुल। तो आखिर जब उनका विवाद नहीं था तो इतनी बड़ी हत्या हुई कैसे? तो कहीं ना कहीं समाज और वहाँ के जो देखने वाले हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग जो है, उन्होंने बताया कि जो अपराधी है उसको चंदन, घंटी और ब्राह्मणों से बहुत ही नफरत थी। जो तहसीलदार थे वो भी ब्राह्मण थे। इसके बाद कोर्ट परिसर में वो एक तिवारी एडवोकेट है, राजेंद्र तिवारी जी, उनसे वहाँ पे विवाद किया था। और ये भी पता चलता है कि उनके घर के बगल में एक पंडित जी थे जो कि उसके डर के मारे अपना घर छोड़ करके किराए के मकान में रहने लगे। तो लगातार अपराध जो है तो ये बढ़ता गया, लेकिन लोगों ने समझाइश देने पर लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, और जो ये अपराध हुआ तो ये बहुत ही निंदनीय है। लगातार जो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, यही मांग कर रहे हैं कि अपराधी को तो
बंद कर लिया गया। लेकिन इसके और कुछ सहयोगी हो सकते हैं, इसके और लोग हो सकते हैं, तो उन पर भी जांच की जाए। शरद, इस पर मैं ये जानना चाहूँगा, पूरा लगभग सीधी जिला जानना चाहता है या देश जानना चाहता है कि जो ये पुजारी की हत्या हुई, इसमें और भी लोग साथ में थे या सिर्फ अकेला ही व्यक्ति ने हमला किया? नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति एक ही था, जो कि लाला केवट माना जाता है। लाला केवट व्यक्ति था और लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि लाला केवट जो है आरएएस विभाग में नौकरी करता था, भृत्य के जगह पर नौकरी करता था। और लाला केवट बहुत दिन से रणनीति बना रहा था, या कि उसको कोई ब्रेन वॉश कर रहा था। ये जो इसने इतना बड़ा घटने का अंजाम दिया, लोग कहते हैं कि वो मेंटल था, ये कुछ नहीं था। वो सिर्फ ब्राह्मण चंदन और घंटी से उसको दर्द था, तकलीफ थी, वो ये घटना किया है। इस पे अगर बात की जाए तो जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण से एलर्जी थी या फिर नफरत थी, या ये कहूँ कि चंदन से, घंटी से, या भगवान से ही उसको जो है तो एलर्जी थी, क्योंकि हो सकता है को सनातन धर्म को नहीं मानता रहा होगा, इसीलिए उसने ये दिन चुना कि मैं इसी दिन हमला करूँगा जिस दिन पूरा देश सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के हैं, वो महा पर्व पर जो है लोग पूजा पाठ कर रहे थे। तो उसने वो दिन चुना जिस पर पुजारी के ऊपर उसने हमला किया। लेकिन इसमें ये भी चीज़ें निकल के आई कि वो मोटरसाइकिल से था और मोटरसाइकिल से दो लोग थे, ऐसा भी क्या था? नहीं, देखिए क्या है कि जो तहसील कुसमी तहसील प्रांगण है, उस प्रांगण में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, मंदिर है। और उसी तहसील प्रांगण से 500 मीटर पर लाला केवट का घर बना हुआ है, जो कि लोग बताते हैं कि लाला केवट का जो घर बना हुआ है वो आदिवासी की जमीन है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि आदिवासी की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, बिल्कुल नहीं खरीद, वो आदिवासी की जो जमीन है। एक तरफ उसकी जो घर बना हुआ है, उस घर में बुच्चर खाना है, जो कि वहाँ पे वो मांस का काम करता था। मतलब वो जो केवट, लाला केवट, तो वो और 500 कदम में उसका घर है। जब वो घर से निकला और मंदिर की दूरी सिर्फ 500 है, मोटरसाइकिल में इंद्रवान द्विवेदी थे, वो पूजा करके जा रहे थे, विधिवत उनको वहाँ पे रुकाया गया लाला केवट द्वारा। और लाला केवट द्वारा कहा गया कि आप जब पूजा करते हैं, आप जब घंटी बजाते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और इसके बाद पंडित जी द्वारा ये कहा गया कि हम ऐसी कोई बात नहीं करते, कोई ऐसा किसी से वो नहीं करते, हम तो अपने पूजा करते हैं और मैं किसी को तकलीफ नहीं देता। इस बात को लेकर के पूरी तरह से लाला केवट ने उस पंडित जी पर हत्या जिस तरह से वार किया, और वार करने के बाद सबसे बड़ी बात, निर्मम हत्या कहें या कुठाराघात कहें, बहुत बड़ी बात है कि उनके पंडित जी के छाती पर लात रख के और 8 बार जहाँ पे वो चंदन लगाते थे, 8 बार वहाँ पे मारा गया। 8 बार उनको वहाँ पे इतना मारा गया कि चेहरा देखने में समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मैं ये कहूँ कि ये लगभग पुरखों का बदला है। जैसे कहा जाता है कि हमारे पुरखे लोग थे, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया करते थे, अस्तर नहीं ढकने दिया करते थे। ये जो एक मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं, इतिहास को वो दिमाग में गोल गोल घुमाते रहते हैं, ब्राह्मण विरोधी बात करते हैं, सिर्फ ये था, ये क्या कहा जा सकता है इसे? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि अगर हम कहें रवि जी, तो जो इस समय पर माहौल चल रहा है ब्राह्मण विरोधी, हिंदू श्रवण विरोधी, जो इस समय पर ये चल रहा है कि श्रवण है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, जो आज लोगों के मन में भर दिया गया है, ये आज कहीं ना कहीं लावा फूट रहा है। और आने वाले समय में जात को लड़ा देंगे, परिवार को लड़ा देंगे, भाई को लड़ा देंगे, रिश्तेदार को लड़ा देंगे। ये जिस तरह से पूरा बीज बोया जा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं अब हम लोगों के लिए नहीं, चाहे वो श्रवण हो, चाहे वो और किसी आजाद का कास्ट का हो, वो हर एक उसका दुश्मन बन जाएगा और हर जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये जो पूरा मामला देखा जा सकता है, वो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण विरोधी, चंदन टीका, भगवान मतलब ये सारी चीज़ें जो अगर देखी जाए तो ये विरोधी था, इसलिए इसने हमला बोला। अब मुद्दे की बात ये है कि जो कल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जो पहुँचे वहाँ पर, तो ये लोग जाने के बाद उन्होंने अल्टीमेटम दिया। तो उस अल्टीमेटम का क्या रोल है और उन्होंने क्या कहा? कल आप भी मौके पर मौजूद थे। रवि, जिस तरह से हमने पूरी खबर को कवरेज किया और पूरी खबर को मुस्तैदी से हमने दिखाया, हमारे सभी पत्रकार भाइयों ने दिखाया, लगातार ब्राह्मणों में आक्रोश है,
और जिस तरह से कल ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे संजय त्रिपाठी और प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा, और जिले और रीवा से सभी ब्राह्मण भाई वहां पहुंचे थे और उनके घर में जाकर के पंडित जी के घर में जाकर के शोक संवेदना की, और शोक संवेदना करने के बाद वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने एसडीएम साहब ने कहा था कि जब वहां पे चक्का जाम हुआ था तो एसडीएम साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हम घर का कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के कारण वहां पे कल ब्राह्मण महासभा के लोग पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि लाला केवट के ऊपर अपराध तो सिद्ध हो गया, अपराधी जेल चला गया, लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ है, जो आदिवासी के घर में जमीन में घर बनाया, जो तहसील के उसमें प्रांगण में घर बनाया है, ऐसे व्यक्ति का घर क्यों नहीं गिराया गया? लोग कह रहे हैं कि उसका घर क्यों धराशायी नहीं किया गया? मतलब अब जो है ये उसके घर में अभी कितने लोग मौजूद हैं? अगर बात की जाए तो उसके मकान में कितने लोग मौजूद? क्या है कि प्रशासन ने तत्कालिक में वहां से उसके घर को सीज कर दिया गया है और वहां से उसके घर के लोगों को वहां से निकाल करके दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया है, वहां ताला बंद है। लेकिन ब्राह्मण समाज और अन्य वर्ग के लोगों की मांग ये है कि उसके घर को वहां से गिराया जाए और उसके परिवार को कुश्मी में नहीं रहने दिया जाए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लाला केवट के परिवार में अगर बात की जाए तो क्या उनके लड़के भी हैं जो कि बालिक या नाबालिग ऐसे? नहीं, अगर हम बताएं तो उनके घर में पता चलता है कि 3 बालक हैं उनके, और एक जो बालक है बहुत पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति हैं, जो वो सीधी में ही अपना काम काज करते हैं, और उनके घर में बहुएं हैं, उनके 2 बेटे और हैं जो कि नाबालिग तो नहीं है, सब बालिक हैं और सब कहीं ना कहीं अपने काम में लगे रहते हैं। वही पुजारी के परिवार की अगर बात की जाए तो उनके परिवार में कौन कौन? पुजारी के परिवार में उनका एक बेटा है और उनकी एक पत्नी और बहू है उनके परिवार। हाँ, और न उनके परिवार में कोई न वो नौकरी करने वाला बहुत गरीब परिवार है। वो पंडिताई करके जो लोगों द्वारा जो पैसा और मिल जाता था वो अपने परिवार उसमें से भरण पोषण करते थे। इस मनोदशा को लेकर के आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहां ब्राह्मण पर देश भर में विदेशों में भी हमला होता है, आपको पता ही है कि कश्मीर में कई जो है ब्राह्मण हिंदुओं को वहां पर कन्वर्टेड बना दिया गया है, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, और ये भी चीज़ें देखी गई कि ब्राह्मण से उन्हें जो है मुस्लिम का मतलब धर्म अपनाने के लिए प्रेशर डाला गया। आज भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हर जगह लगभग ये स्थितियाँ देखी जा रही हैं। मैं इसे जो है सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं दोषी समझता हूं। हमारे ज़िले के जो एसपी हैं उनको हमारे सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहां पर जो सीधी के हैं जो कि जातिगत टिप्पणियां करते रहते हैं, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीज बो रहा है जहर का। मनसा जो है धीरे धीरे वो उत्पत्ति कर रहा है कि एक दूसरे को जूता मारने या चप्पल मारने या तो यहाँ तक कि मिल मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसी टिप्पणियां सीधे सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। देखिए रवि जी, जिस तरह से पहले हमारा सीधी जैसे था, एक सीधी हमारा खेलता हुआ खुश सीधी था, जिस तरह से कहें तो चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो एक दूसरे से संवाद कर सकता था, एक दूसरे से बात कर सकता था। और आज जिस तरह से सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि सोशल मीडिया में अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र भाषाओं की टिप्पणी करना, जातिगत टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं अब लोगों में बांटना शुरू हो गया। क्या है कि पहले गांव में देखा करते थे हम लोग कि गांव में कोई भी आ जाता था तो हम लोग काकू भैया कह करके उनको सम्मान सहित, और वो हमको भी सम्मान सहित पूर्वक बैठाते थे। लेकिन आज ये दरकिनार जो है तो बढ़ता जा रहा है, और लगातार सोशल मीडिया में जिस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, इस टिप्पणियां से लेकर के कहीं ना कहीं जहर का बीज बोया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारा जाए, और सोशल मीडिया में जो टिप्पणियां की जाती हैं उस टिप्पणियों पर जो टिप्पणी करता है उन पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी टिप्पणी को देख करके लोग जातिगत में विवाद न करें। बिल्कुल सर। तो ये रही सीधी से खास रिपोर्ट, जो आपको बता दूं कि पुजारी से जुड़ा जो मामला था, जहां पर हत्या का पूरा मामला आपने देखा। अब तक की पूरी रिपोर्ट वो थी जहां विस्तार न्यूज़ से शरद गौतम जो कि लगातार इस पूरे मामले पर इनका फोकस था, और ये इस पूरे मामले पर उन्होंने ग्राउंड पर जाके और सारे मामले को इन्होंने दिखाया, और दिखाने के बाद आज हमारे सामने है और ये पूरी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से पुजारी की हत्या हुई, क्या पूरा मामला था। इन सारी चीज़ों को जो भी आपने देखा अब तक की जो रिपोर्ट थी जो आपके द्वारा बताई जा रही है, वो है जो इन्होंने ग्राउंड पर देखकर और सारी चीजों को नजरों से नहीं बल्कि सबूत और तथ्यों के आधार पे बताया है। एक चीज और बता दें कि
कल ब्राह्मण महासभा जब वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने अल्टीमेटम दिया, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और अल्टीमेटम देने का उनका मकसद ये है कि प्रशासन से और एसडीएम से उन्होंने ये कहा है, आज ये भी देखने को मिला कि यहाँ ब्राह्मण महासभा के लोगों ने कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन दिया है कि 2 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती, घर नहीं गिराया जाता, तो कुसमी से लेकर के सीधी तक आंदोलन ही आंदोलन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी, उनका कहना है ब्राह्मण महासभा, जिनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जहां हो सकता है कि 24 तारीख को कुसमी में जो ब्राह्मण समाज के लोग या अन्य वर्ग के लोग हैं तो अनशन में भी जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन में जा रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि मकान जो बना है वो अवैध बना, एक आदिवासी के जमीन पर ओबीसी वर्ग जो कि केवट के द्वारा, जो है लाला केवट के द्वारा जबरन मकान बनाया गया, ये चीजें आ रही हैं। हाँ, ये चीजें आ रही है। लोगों ने वहाँ पे तख्त भी रखा है, उसका प्रूफ भी उन्होंने एसडीएम को दिया है कि ये ऐसे ये प्रूफ है कि जिन्होंने लाला केवट ने उसके घर को जबरदस्ती वो किया है। और लोगों ने वहाँ पर सब कुछ प्रूफ देने के बाद अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये बीज बोया जा रहा है, तो आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और वर्ग के साथ होगा, कि कल किसी और वर्ग के साथ होगा, तो मानो लगातार अब लोगों में एक दूसरे को कहीं ना कहीं बीज बोया जा रहा है। अब एक दूसरे को काटा नासी में लग जाएंगे और एक दूसरे की हत्या होना तय है। अगर इसको जागते हुए नहीं चेता गया तो किसी न किसी दिन और भी घटनाएं हो सकती है। और एक ही वर्ग का नहीं, हर वर्ग में ऐसे लोग हैं कि किसी न किसी की घटना कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन को इसमें देखना चाहिए और सबसे पहले सोशल मीडिया पर उनको नजरें घुमाइए, तो उसको बंद करवाना चाहिए कि ऐसे घटना, ऐसे अभद्र टिप्पणियां और अभद्र भाषाओं का प्रयोग सोशल मीडिया पे न डालें, ताकि कोई घटनाएं न हो। बिल्कुल, धन्यवाद शरद। तो आपने देखा ये जो मामला था, ये सीधी जिले का पुजारी से जुड़ा एक हत्या का मामला, जहां पर जातिगत टिप्पणियां या सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक दिमाग में आपके, एक व्यक्ति जब बोलता है समाज की बात नहीं करता, व्यक्तिगत बात नहीं करता, बल्कि हर एक वर्ग को टारगेट कर देते हैं, उस समाज को ही टारगेट कर देते हैं, जातिगत टिप्पणियां होती हैं। हम यहाँ पर पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जो कि हमारे बड़े जो हैं भाई हैं, उनसे बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। सोशल मीडिया पर कई बार सामना होता है उन चीज़ों से, मेरा भी होता है, आपका भी होता है, और ऊपर से ये पत्रकार हैं जिनकी नज़रें सोशल मीडिया पर लगातार बनी रहती हैं। तो पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार इनकी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलती होगी। भैया, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये सोशल मीडिया पर टिप्पणियाँ होती हैं, बड़ी सारी ऐसी टिप्पणियां होती हैं जहां पर कोई गाली गलौच भी करता रहता है, जान से मारने की चप्पल, जूता मारने का धमकी, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। यहाँ पर सीधी के एसपी के द्वारा कोई भी अब तक कोई मामला पंजीबद्ध नहीं होता, जबकि उस पर भी आईटी एक्ट का मामला बनता है। कोई किसी को धमकी दे रहा है या गाली गलौच कर रहा है, सोशल मीडिया पर निगरानी होनी चाहिए। उस जातिगत टिप्पणियाँ या वर्ग विशेष टिप्पणियाँ किसी को भी कोई कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं मन में एक भेद पैदा होता है, वो जहर बिल्कुल बोया जा रहा है। इस बारे में क्या राय है आपकी? हालांकि देखिए, जिस तरह से यदि आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अनर्गल और अनैतिक जो टिप्पणियाँ की जाती है, चाहे वो किसी भी जात समाज का हो, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। टिप्पणी आलोचना करने का सबका अधिकार है, लेकिन मर्यादा के दायरे में। जो अश्लील बातें, अश्लील चीज़ें सोशल मीडिया पर होती है तो ना हमें करना चाहिए, ना अदरवाइज़ किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। आलोचना और उसकी सीमा है, अपने मर्यादा के दायरे में करें, ना कि अश्लील शब्दों का उपयोग ना करें। और जहाँ तक आपने बात कहा कि प्रशासन के संज्ञान में, तो सीधी के पुलिस अधीक्षक हों या फिर चाहे किसी अन्य ज़िले के हों, वो एक तरह से कहें तो अपने आप में एक गरिमामयी पद होता है। उन्हें सारी चीज़ें यदि हम कहें तो पता भी होती है, क्योंकि उनके पास सारे पावर और सारे तंत्र होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। यदि साइबर क्राइम उनके हाथ में है, किसी अपराधी को 24-36 घंटे के अंदर ढूंढ के निकाल के और हवालात में न्यायालय प्रस्तुत कर देते हैं, तो उनके पास ये भी जानकारी अवश्य रूप में होगी। ये मेरा अनुभव कहता है कि होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन अब उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, इस पर हम विभाग पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि विभाग पर टिप्पणी करना हमारा और आपका ही तो काम है, बताना भी तो काम है। प्रशासन को अगर नहीं पता तो संज्ञान भी दिलाना हमारा काम। सुनिए जी, लेकिन यदि इस तरह की बातें हो रही है तो कब तक ये रुकेगा? हर चीज़ की सीमा है। अब आखिर में जब ये सीमा पार हो जाएगा तो फिर उनको भी कार्यवाही करना पड़ेगा। जब अनैतिक बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है, पानी सर से ऊपर जाएगा। कोई भी समाज किसी समाज से
मारपीट हो जाएगी या कोई अन्य बड़ी घटनाएं हो जाएगी, तो फिर उस समय हमारा पुलिस प्रशासन सर, आम आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किसी की भी बहन को कोई कुछ बोल रहा है, किसी की बेटी को कोई कुछ बोल रहा है, चाहे वो किसी भी समाज किसी भी वर्ग से हो, लेकिन एक दूसरे को गाली देना, टिप्पणी करना, एक मर्यादा भंग करना, जहां हम अपने ही भारत देश में महिला को एक देवी मानते चले आए, बहन बेटी समझते हैं, दूसरे की भी बहन बेटी को अपना बहन बेटी समझते हैं, वहीं ये चीज़ें देखने को मिल पा रही है कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ग्राउंड में वो चीज़ें देखने को अभी हाल में नहीं मिल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी अभद्रता कैसे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि करनी और कथनी में अंतर है। कुछ लोग कैमरे पर और सोशल मीडिया पेपर पर तो सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन वो कर्तव्य में आपको दिखाई नहीं देगा। अब इस पर हम व्यक्तिगत नाम टिप्पणी किसी के नहीं करेंगे। जो सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं आप, तो सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे कि कैमरे पर क्या बोलते हैं, फिर उनका अन्य कर्म क्या रहता है, सारी चीजें दिखाई देने वाली। नहीं तो इस पर आखिर में पुलिस को संज्ञान तो लेना चाहिए। तो वो पुलिस का काम है। अब पुलिस यदि गहरी निद्रा में है तो फिर पुलिस के ऊपर भी कोई होगा। मतलब पुलिस के ऊपर तो अब पूरा उसका डिपार्टमेंट ही है, गृह मंत्रालय बैठा हुआ है। उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सीधी पुलिस अधीक्षक के यदि बात करें तो करुणा निधान है। उनको कहीं न कहीं इन मामले में संज्ञान लेकर और इस तरह की अनर्गल बातें करने वालों पर कड़ी व ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। तो आपने देखा कि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो ये जहर बोया जा रहा है, इस मामले पर दो पत्रकारों से मैंने बात की और उन दोनों ने ये बताया कि सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक ये जो हत्या हुई, इस पूरे मामले पर विशेष जो है जांच खड़ी होनी चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ जहर बोया जा रहा है, किस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं, किस तरीके से किसी की मनोदशा में जातिगत जो है तो एक भाव और भेद पैदा होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। लगातार बने रहें तरंग न्यूज़ के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। फिर मिलेंगे आपसे, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।